आप सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। इस वक्त मैं हूं बावड़ी प्रखंड के अंतर्गत आने वाली पंचायत भटचौरा में, और मेरे साथ यहां के मुखिया प्रत्याशी उषा देवी के पति अनिल कुमार सहनी हैं, और इनसे हम भटचौरा पंचायत में बीते 5 वर्षों में क्या कुछ हुआ है उस पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये यहाँ के विपक्ष नेता भी हैं और तकरीबन 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं। इससे पहले ये अन्य पदों पर रह चुके हैं, लेकिन अब इनका मानना है कि हमें मुखिया पद से आकर के अपने भटचौरा पंचायत के विकास में कुछ काम करना है। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को और आपके जो भटचौरा पंचायत के जो सम्मानित जनता मालिक हैं उन सभी का अभिवादन करते हुए आप अपना परिचय दीजिए। मैं अनिल कुमार सहनी, मैं भटचौरा पंचायत के तमाम मतदाता मालिक का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं जितनी मेरी माता और बहनें हैं मैं सभी का नमन करता हूं, और गरीब गुरबा जितने भी मेरे पंचायत के लोग हैं उसको भी मैं अभिनंदन और वंदन करता हूं। भटचौरा पंचायत के समस्त जनता मालिक के हमर प्रणाम। हम उषा देवी पति अनिल कुमार सहनी, मुखिया उम्मीदवार ग्राम पंचायत राज भटचौरा। हमरा आशा और पूर्ण विश्वास ये अहाँ सबके आशीर्वाद हमरा भेटत। इस वर्ष आप मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं, इससे पहले आप अन्य पदों पर रह गए हैं, तो फिर मुखिया में भी आपने 2-3 बार फाइट किया है जैसा कि मुझे पता है। ये मुखिया पद क्यों लड़ना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि मैं 4 टर्म से मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं 28 वोट से, मैं तीसरे जो चुनाव हुआ है उसमें मैं 28 वोट से चुनाव हारा था, और जनता का जो विचार है कि उस बार आपको मुखिया हम लोगों को बनाना है, आप निश्चित रूप से आवे, क्योंकि मैं कोऑपरेटिव के भी पद पर 20 वर्षों से लगातार मैं रहा हूँ, विजय होते आ रहा हूँ, और जनता का ये निर्णय था कि हमने जो भी मुखिया को बनाया आज जनता का काम नहीं कर पाया, उन्होंने जनता को लूटने का ही काम किया। इसलिए आप अगर आते हैं तो हम लोगों का अपार समर्थन आपको मिलेगा, आपको हम मुखिया बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए मुखिया चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे पहले ये पैक्स अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। अब हम आपसे जो पंचायत में जो लोगों की ज़रूरत होती है उन विषयों को लेकर के जो है हम आपसे सवाल करेंगे। मैं वो आपसे हर कठिन से कठिन सवाल पूछूंगा, जो इस पंचायत के जो जितने भी वोटर्स हैं उन सभी की ओर से मैं आपसे सवाल पूछने आया हूँ आज। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि भटचौरा पंचायत में कितने वार्ड हैं, उसमें कौन कौन से गाँव हैं, रेवेन्यू विलेज हैं, उन सभी के बारे में बताइए। भटचौरा पंचायत में कुल 14 वार्ड हैं, उसमें मुख्य रूप से 2 गाँव हैं। रेवन्यू विलेज गांव 2 है, एक भटचौरा और एक बरुआर, लेकिन गांव जो है उसमें एक औढ़ी भी आता है। औढ़ी जो भटचौरा और औढ़ी मिला करके एक रेवन्यू विलेज है, और बरुआर एक रेवन्यू विलेज है। तमाम मतदाता का वही कहना है कि उससे पहले जिस मुखिया को हमने बनाया उन्होंने जनता को लूट करके महल बनाने का काम किया। इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय निर्माण हो, वहाँ के मुखिया और पंचायत समिति दोनों मिलकर के जनता को लूटने का काम किया। अभी वो लोग उसी क्षेत्र से हैं, मतलब कौन से रेवेन्यू विलेज से हैं वो लोग? ये माने बरुआर के ही रेवन्यू विलेज से हैं, और उन लोगों का कार्यकाल जो रहा है विगत 5 वर्षों में उन्होंने जनता से, पूरा हिसाब है, जनता से उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया लूटने का काम किया। आज जनता इसलिए वोट अगर किसी को देता है कि अगर मैं जीत करके आऊँगा, अगर फलाना आदमी जीत करके आएगा तो जनता का विकास होगा, जनता का काम होगा। अगर जनता को अगर वही व्यक्ति अगर लूटने का काम करे, ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर चौकीदार ही अगर चोर हो जाए तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सबसे पहले मैं सभी जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी को जानते हैं पंचायत के बारे में, विगत 5 वर्षों में जो कुछ भी हुआ है आपसे छुपा हुआ नहीं है। जनता तो सब जानती है। जनता तो सब जानती है। अगर मैं कह रहा हूं
यह ऐसी बात नहीं है। जनता सभी लोग जानते हैं कि मैं जो कह रहा हूं सत्य कह रहा हूं। मैं 20 वर्षों से राजनीति करते आ रहा हूं। आज तक कोई जनता यह नहीं बता सकता है कि किसी से मैं 2 रुपया लेकर के उनका काम किया। मतलब आपका कहना है कि यहाँ के जो भी प्रतिनिधि बने हैं उन्होंने जनता का विकास ना करके निजी विकास किया है। जी, निजी विकास तो किया ही है। उसके बाद इतना ही नहीं, हमारे यहाँ कुछ वैसे भी व्यक्ति हैं जो दुनिया से तो चले गए। मधुबनी जिले का एकमात्र सबसे बड़ा 12 एकड़ में फैला प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण आवासीय विद्यालय विवेक इंटरनेशनल रेसिडेंटल स्कूल नर्सरी से 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है विद वेल क्वालिफाइड टीचर, कोर्सेस बेस्ड ऑन CBSE पैटर्न अंडर CCTV सर्विलेंस, वेल मेंटेन्ड स्कूल गार्डन, डेली योगा क्लासेस, 4 टाइम फूड प्रोवाइडिंग। अतः एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा वेबसाइट है www.vivekinternational.org। कॉन्टैक्ट है 88 26 75 33 48। उनका इंदिरा आवास का पैसा मिला, उनका इंदिरा आवास का सारा पैसा खा गया। अभी मेरे पंचायत में 1700 शौचालय बना है, अभी 800 शौचालय मौजूद नहीं है। लोगों से पूछते हैं कि क्या आपको शौचालय मिला, तो मुझे तो पता भी नहीं है। और ये कहता है कि उसकी सूची बता रहा है कि उनके नाम से भी इंदिरा माने शौचालय निर्माण हुआ है, और उसका पैसा वहां के मुखिया और पंचायत समिति दोनों मिलकर के हजम कर गए। तो अब देख लीजिए आपने, वैसे तो CLTS जो होता है, मुखिया PM आवास में जो यहाँ की जनता है उनको मैं बता दूं कि मुखिया का कोई काम नहीं होता है, लेकिन फिर भी वेरीफाई तो वही लोग करते हैं। लेकिन आवास सहायक एक होता है जिसके कारण ऐसा होता है जी। तो उन लोगों को कभी नहीं आप लोग कुछ करते हैं? नहीं, आवास सहायक को हम लोग जब टाइट हुए, जब हम लोगों की जानकारी मिली, तब उस कुछ हद तक बंद हुआ है। जी बंद हुआ जी, और उगाही ये CLTS सब कौन है शौचालय का? ये जो इतना स्वच्छ योजना है उसको क्या कर दिया वो लोग, उन लोगों ने? उन्होंने क्या किया, तो वहां का पर्यवेक्षिका जो है, पर्यवेक्षक है जो बहाल अपना प्रखंड की ओर से, हाँ। ये और वहां के जो प्रतिनिधि, जो जीते हुए प्रतिनिधि थे, दोनों मिल करके ये गोलमाल किए हैं। खूब लिए हैं पैसा। जी। कितना लिया है मिनिमम 2000 रुपया तो मिनिमम है, शौचालय? अब मैक्सिमम 4000 तक लिए हैं। और इतना ही नहीं, बहुत PM आवास में कितना? PM आवास में पहले किस्त में 10,000, उसके बाद जो 2 किस्त और जो है उसमें 5-5 हजार रुपया लेने का काम किए हैं लोग। तो एक चीज़ ये बताइए कि आपके भटचौरा पंचायत के जो जनता हैं भोले भाले, वो जिस पे भरोसा करते हैं वही मतलब बेईमान निकल जाते हैं, यही कहने का अर्थ हुआ। तो अनिल सहनी पर कैसे भरोसा करें? वो उनकी क्या गारंटी है कि वो आगे जाके मतलब ऐसा नहीं हो सकते? मैं सबसे पहले मैं अपने समाज के बीच में, पूरे पंचायत के जनता के बीच में मैं वादा करना चाहता हूं कि अगर मुझे आप अगर मौका देते हैं तो सभी समाज को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई भी सरकार के द्वारा जो भी कोई काम होगा उसमें बिना घूस का काम होगा। अगर कोई भी व्यक्ति अगर कह दे कि मुखिया जी ने अगर पैसा लेकर के काम किया तो मेरा आपका जूता मेरा सर, मैं सभी से वादा करता हूं कि उसके बाद अगर मैं अपने वचनों पर अगर सही नहीं उतरा तो कभी भी जनता के बीच मुंह दिखाने के लिए नहीं आऊंगा और कभी वोट मांगने के लिए नहीं आऊंगा मैं। तो इन्होंने साफ कह दिया है कि अगर हम बनते हैं तो हम 1 रुपया भी मतलब नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो हम लोग भी हैं, आज ये मेरे माइक से बोल भी रहे हैं मान लीजिए, तो वो भी तो आप लोग देख ही रहे हैं। दूसरा ये बताइए सर कि अब हम इस पंचायत की कुछ समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं। अगर हम सिर्फ सड़क क्षेत्र लें तो इस पंचायत के 5 सड़क समस्याओं के बारे में बताइए। वैसे तो बहुत होंगे या कम होंगे नहीं पता मुझे, लेकिन फिर भी 5 ऐसे सड़क समस्याओं के बारे में बताइए जो बनना बहुत आवश्यक है, और अगर आपको मौका मिलता है तो उन सब चीज़ों पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले ये जमुनिया वाला जो मदरसा का रास्ता है, उस बार बरसात में वैसा परिस्थिति हो गया कि वहां से घर से लोगों को निकलना दूभर हो गया। वैसी परिस्थिति में हमने एक होम पाइप व्यवस्था करके वहां लोगों को आने जाने की व्यवस्था की है, जबकि मैं मुखिया नहीं हूं। अपनी तरफ से? जी, अपने तरफ से मैंने किया। और जब मुखिया को लोगों ने कहने के लिए गया कि उस होके आवागमन की रास्ता अवरुद्ध है, मुखिया जी उसको थोड़ा देखिए, मुखिया जी स्पष्ट बोले कि मेरे पास कोई रुपया नहीं है, मैं कैसे कर सकता हूं। पंचम बिट में भी उस समय पैसा था, लेकिन मुखिया जी उस काम को नहीं किए। बहुत सारी वैसी समस्या है, हमने देखा है। मेरे दरवाजे होते हुए जो सड़क था उस होके पैदल चलना लोगों को मुश्किल था, लेकिन हम लोग कोशिश करके मुख्यमंत्री सड़क योजना में उसको
बनवा रहे हैं, अभी बना नहीं है, वो अभी काम उसका चल रहा है, अधूरा है। जैसे जमुनिया से होते हुए मंदिर, जो हमारा बरुआर मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये रास्ता पर आप अगर थोड़ा सा भाई पानी हो जाए तो उस होकर निकलना आप नहीं निकल सकते हैं। जैसे वहाँ पे मेरा महादलित का टोला है, वहाँ पे लगभग 400 महादलित के लोग हैं, लेकिन उस टोला में आप साइकिल क्या पैदल भी नहीं जा सकते थे। बीडीओ साहब आए थे बूथ का निरीक्षण करने के लिए, लेकिन उनको वहाँ तक गाड़ी नहीं जा पहुँची, उनको पैदल जाना पड़ा। और पैदल जाने के बाद भी किसी के दरवाजे पर होकर के घूम करके, सड़क होकर के नहीं, किसी दरवाजे, वहाँ शादियाँ होती होंगी तो दूल्हा भी नहीं जा पाता होगा। दूल्हा भी नहीं, दूल्हा को तो साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर लोग ये जो कीचड़ में जो है उसको ले गए, वैसी परिस्थिति है। कोई इमरजेंसी हो गई किसी महिला के साथ, प्रेगनेंसी या कुछ, तो उसमें भी उठा के ले जाना पड़ता हाँ, वहाँ तक जो मुख्य सड़क है वहाँ तक उसको उठा करके ले जाना पड़ता है। क्या लगता है अगर आपको मौका दे तो इन सब चीज़ों को आप? मेरा सबसे पहले प्राथमिकता है कि सड़क जब तक अगर नहीं होगी तब तक मेरा पंचायत का विकास नहीं होगा। मुख्य जो है कि लोगों का आवागमन, जब तक आवागमन सुगम नहीं होगा तब तक कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो सड़क के क्षेत्र में जो है इन्होंने मतलब जोरदार तरीके से अपना रखा है मुद्दा, और जिन जिन क्षेत्रों में इन्होंने बात कहा है वहाँ पर ये अगर इन्होंने समस्या देखा है अपने आँखों से, और शायद अगर इनको आप लोग मौका देते हैं तो शायद ये पहले काम करेंगे वहीं से। दूसरा मैं आपको देता हूँ स्वास्थ्य, हेल्थ केयर भी बहुत एक ज़रूरी है हमारे गांव वालों के लिए। मान लीजिए इमरजेंसी, हेल्थ इमरजेंसी होती है तो हमें लादनिया या बाबू बढ़ी यही जाते होंगे आपके स्थानीय लोग। तो अगर कोई गांव में ही एपीएससी या कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में ना हर पंचायत में भवन भी निर्माण नहीं है, कहीं पे अगर है भी तो वहाँ सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। कोविड में हम लोगों ने प्रॉब्लम देख ही लिया कि कैसा हुआ, मुखिया जी सबके द्वारा क्या दिया गया या नहीं दिया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के स्वास्थ्य क्षेत्र में आप क्या सोचते हैं, आपके पंचायत का क्या? में मेरे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ पे आज तक डॉक्टर नहीं आए। हम लोग जा कर के प्रखंड में भी और सिविल सर्जन से भी उस सब पर बात किए, तो बोले कि डॉक्टर साहब बोले कि वहाँ पे डॉक्टर की अभाव है, डॉक्टर के अभाव के चलते मैं वहाँ पर नहीं दे पाता हूँ। एनएम वहाँ पर रहते हैं, लेकिन कभी आज तक एनएम का वहाँ पे तो पद नियुक्त हुई है, लेकिन वो कभी वहाँ पर नहीं आते हैं। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उनके पीछे वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं आज तक आवाज़ नहीं उठाए। जब वहाँ उनकी बीटीसी की बैठक होती है, उस बैठक में उनको रखना चाहिए। वहाँ पे वहाँ के जो पदाधिकारी होते हैं, पदाधिकारी को उसको संज्ञान देना चाहिए, लेकिन आज तक ये लोग संज्ञान नहीं लिए। और सबसे पहले मेरा एक और उद्देश्य है कि सड़क और पानी, जल नल तो सभी वार्ड में बन गया, लेकिन एक भी वार्ड में जल माने नल से जल नहीं निकल रहा है। वो क्षेत्र में आपको वैसे देने वाला था। मैं आपसे जो सवाल करूं आप सिर्फ उन क्षेत्र में ही ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपसे हर क्षेत्र में सवाल कर लूँगा। नेक्स्ट मतलब सड़क के साथ जो है नाला का भी होना बहुत ज़रूरी है। जल जमाव की भी समस्या है। जल जमाव की आवश्यकता तो बहुत है कि लोगों को वैसे परिस्थिति में बहुत जगह देखना पड़ा है कि बरसात के समय में बहुत लोगों का घर भी गिर गया जल जमाव के चलते, और वहाँ की पानी की निकासी नहीं हुई। मुखिया जी के पास अर्जी लेकर के वहाँ के समाज के लोग गए, तो मुखिया जी बोले कि मेरे तरफ से ये व्यवस्था नहीं हो सकती है, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 निश्चय योजना में गली और नली ये प्रमुख था जो उनको करना था, लेकिन मुखिया के द्वारा नहीं किया गया, जिसके चलते हमने देखा कि पंचायत में सैकड़ों पेड़ सूख गया पानी के जमाव के कारण, और कई लोगों का घर जो आवासीय घर था ये गिर गया, लेकिन उसको आज तक कोई लाभ नहीं मिला। तो सड़क, नाली, नली गली जो 7 निश्चय में है, अब हम 7 निश्चय में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि विकास पुरुष हैं बिहार के, उनका एक महत्वाकांक्षी योजना था हर घर नल का जल। केनिया विजिट के दौरान उन्होंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत इजीली नल जल पी रहे हैं। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारे बिहार में भी मैक्सिमम लोग गरीब हैं जिनकी वार्षिक आय 10,000 15,000 ही है। वार्षिक आय मतलब साल भर में इतना ही कमाते हैं। उन लोगों को पानी की वजह से गैस की प्रॉब्लम या 10 तरह की बीमारियां होती थी। अब सोचिए कि गैस का गोली कितना महंगा आता है, 70-80 रुपये का शायद एक पत्ता आता है। तो जो आदमी कमाता ही है 200-300 रुपया पर डे, वो कहाँ से लाएगा इतना पैसा। तो उन्होंने सोचा अगर कम से कम पानी शुद्ध पिएगा बिहार का आदमी तो थोड़ा शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने ये योजना लाया भी नल जल। डीप लेयर का पानी नॉर्मली हम लोग 70-80 100-150 फीट का ही पानी पीते हैं चापाकल वाला, जिसमें मान लीजिए भारी मात्रा में बहुत सी कमियां होती हैं।
लेकिन ये नल जल तो आया डीप लेयर का पानी, लेकिन ये अब जितना अच्छा योजना था मुख्यमंत्री जी के लिए, क्या उतना अच्छा योजना ये रियली में ज़मीन पे उतरा है कि नहीं उतरा है, ये बताइए आप। देखिए, सबसे पहले जल नल के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, बिहार के तमाम लोग जानते हैं कि जल नल योजना एक सबसे बड़ी लूट बन करके रह गई, कि निकट भविष्य में उसकी अगर जांच होगी तो उसमें सारे जो प्रतिनिधि होंगे उनको तो अंदर जाना ही होगा। कितने गए भी हैं? हाँ, बहुत सारे लोग गए भी हैं। सबसे पहले जल नल, नल से जल निकलना था, लेकिन जल में नल है। अच्छा, जल में नल है जी, वो कैसे? आज वैसे इसलिए बता रहे हैं कि कहीं पे टोटी नहीं है, कहीं पे अगर थोड़ा पानी निकल रहा है उसमें टोटी नहीं लगी हुई है, और वहाँ पे पानी का जमाव हो गया है, जिसके चलते माने रास्ता भी अवरुद्ध हो गई है उस होके लोगों को आना जाना। मेरे वार्ड में एक दो नल जो है वो चल रहा है, जैसे भरचौरा पंचायत में एक है, और बरुआर में जो है माने 10 नंबर वार्ड में एक चल रहा है। और वहाँ पे लीकेज की जो समस्या है, जिसके चलते वहाँ 24 घंटा जब पानी चलता है तो वहाँ पे नल नहीं है, जिसके कारण पानी निकलता है और रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। तो जल में नल है, यानी नल जिसे हाँ, नल से जल निकलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, जल में ही नल। चलता है ये? कभी कभी चलता है। एक वार्ड, मेरे टोटल वार्ड कितने हैं? 14 वार्ड है। प्रोजेक्ट कितने हैं? प्रोजेक्ट 14 2 16 प्रोजेक्ट चल रहा है। एक्टिव डीएक्टिव कितने हैं? डीएक्टिवे सब हैं, 2 मात्र एक्टिव हैं, जो एक 5 नंबर वार्ड में और एक 10 नंबर वार्ड में जो एक्टिव है। आपका वार्ड कौन सा है? मेरा 11 है। आपके वार्ड में क्यों नहीं हुआ? मेरे वार्ड में मेरे वार्ड सदस्य का कहना है और उनके प्रबंधन समिति का कहना है कि मुखिया जी के द्वारा जो पैसा जो देना था उनके द्वारा पैसा नहीं दिया गया, जिसके चलते अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। उनके चलते पूर्ण नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन वार्ड सदस्यों को, जिनकी पहले वैल्यू ना के बराबर थी, इतना बड़ा वैल्यू ओहदा दे दिया वार्ड क्रियान्वयन में, और फिर भी इलिटरेसी की वजह से, अनपढ़ या कह लें या जो भी कह लीजिए की वजह से उनका जो है इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस वर्ष जो पंचायत चुनाव है दोस्तों, उसमें मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम पढ़ा लिखा को चुनिए। जो अगर वार्ड भी एक पढ़ा लिखा आप चुनेंगे तो कम से कम वो अपना काम जानेगा। क्या सर? नहीं, तो सत्य है कि अगर मान लिया जाए अंगूठा निशान को अगर आप मुखिया बनाते हैं या वार्ड सदस्य बनाते हैं तो उस वक्त आपको ही झेलना होगा आगे जाके, क्योंकि अगर ये तो बीटीसी की अगर बैठक होगी उसमें तो जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, जो मुखिया प्रत्याशी होगी वही जाएगी। और उसको उसके संबंध में जानकारी नहीं है कि करिया अक्षर भैंस बराबर, जो अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो ये क्या बताएंगे। अच्छा। तो इसलिए उस समस्या को तो ये जान तक नहीं सकते हैं। अगर मान लिया जाए सरकार का जो निर्देश है उसके बारे में अगर किसी ने कह दिया तो सुन लिया, ये जानती नहीं है कि हम सरकार का क्या निर्देश है। और उसी तरह उसी के चलते आज जो ये जनता का हाल जो देख रहे हैं, जो वही जो आप अगर सच्चा हितैषी को अगर नहीं चुनिएगा, पढ़े लिखे को अगर नहीं चुनिएगा, तो वही नतीजा होगा। अनहा गांव में कन्हा राजा, आप एक कहानी सुने होंगे, वही हो रहा है अभी तक। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि भटचौरा मतलब वही है, मतलब यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको आप ना के बराबर मानते हैं? योग्य तो है ही नहीं। पंचायत अगर योग्य होता तो जनता आज उनका नाम लेता। जनता के बीच में जब से 5 साल जीते हैं तो जनता के बीच में कभी नहीं गए। अच्छा, आपके जो अभी प्रतिद्वंदी हैं, चूंकि आप एक विपक्ष में नेता हैं, अगर साफ शब्दों में कहें तो उन्होंने 5 वर्ष में पंचायत का विकास किया या निजी विकास, अपना विकास? देखिए, सबसे पहले तो ये अपना निजी विकास किया। सारे लोग जानते हैं कि 40 लाख रुपये का महल बनाए, जबकि पंचायत के सभी जनता उनको वोट दिए थे। 40 लाख का, यानी आधा करोड़ का मतलब महल बना लिया जी। आधा करोड़ का उनका महल है, जिस महल में 12.5 लाख रुपया मजदूरी चार्ज है। अच्छा। उससे ही अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितने का महल होगा। और जनता ने जिस उम्मीद से उनको वोट दिया था कि अगर मुखिया बनेंगे तो कम से कम अपनी बेटी की भी शादी कर लेंगे, लेकिन ये भी नहीं किए। 3 बेटी हैं लेकिन एक भी बेटी की शादी नहीं किया, जिसके चलते जनता के बीच में जनता उनसे कहा कि जिस कारण मैं आपको वोट दिया यह भी काम आपने नहीं किया, इसलिए आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है और मेरे बीच में आप फिर वोट मांगने के लिए मत आए। तो
यहाँ के मुखिया जी ने जो है इन्होंने कहा है, अब आरोप लगाया है इन्होंने कि 50 लाख का, मान लीजिए 40-50 लाख का, जो कि आधा करोड़ होता है, और महल बनाया है। अब चूंकि यहाँ के जनता मालिक अगर आप हैं तो शायद उन्होंने, आपने देखा भी होगा, मैं तो यहाँ का हूँ नहीं। सर ये बताइए कि ये पैसा आता कहाँ से है? देखिए, विकास फंड जो है कि पंचम वित्त का जितना भी पैसा आया उसमें 1 रुपया कहीं भी काम नहीं हुआ। पंचम वित्त का सारा वाउचर बना करके उसका सारा का सारा पैसा खा गया। सड़क जो बना उसमें 9 इंची ढलाई अगर करना था तो 3 इंची ढलाई हुआ है। जहाँ पे सोन सैंड रेत लगाना था वहाँ पे लोकल रेत लगा है। ये सारा जितना भी काम हुआ है, आप अगर चलेंगे तो सड़क आपको हम दिखाना चाहता हूं कि आप सड़क को भी देखिए, सड़क का भी निरीक्षण कीजिए कि साल भर जिस सड़क का हुआ है, इस सड़क जर्जर हो गया है, बर्बाद हो चुका है। नहीं, कहीं पर रोड वगैरह का तो इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ। और खास करके कहिएगा कि जनता भी विरोध क्यों नहीं किया, तो मेरे पंचायत के जो अभी मुखिया है दबंग मुखिया हैं, अभी भी जनता उनके डर से बोलना नहीं चाहता है। आप अगर पंचायत में अगर भ्रमण करेंगे जो जनता का क्या हाल है तो उनके डर से लोग बोलते भी। मैंने इनसे, क्योंकि ये विपक्ष नेता हैं, इनका काम है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, और सत्ता को हमेशा विपक्ष ही चलाती है होना, एक मजबूत विपक्ष का होना एक विकासशील पंचायत के लिए बहुत आवश्यकता है। क्योंकि तभी ना ये हर मुद्दे पर जो हैं सख्ती से रखेंगे, और जो भी नेता हैं वो भी थोड़ा टाइट रहेंगे। और हम इनसे जो है, मैंने यहाँ के स्वास्थ्य पर, सड़क पर मैंने बातचीत की, PM आवास हो या शौचालय में हेरफेर हो, नल जल हो, मैंने सभी विषयों पर बातचीत की। अब मैं शिक्षा पे भी थोड़ा बातचीत करना चाहूँगा, क्योंकि एजुकेशन इज़ लाइट ऑफ लाइफ, शिक्षा जीवन को प्रकाश में बनाता है। तो शिक्षित कैंडिडेट पंचायत को भी प्रकाश में बनाएगा। तो वैसे स्ट्रीट लाइट लगा है कि नहीं वो भी बता दीजिए, जो मतलब वो जो होता है ना गाँव घर में बोलते हैं लाइट। और शिक्षा की क्या कंडीशन है आपके पंचायत में? देखिए, मेरे यहाँ 2 इजोत में अहाँ सब कनी साइड भजू ना, अबै छै इजोत सब। एक मध्य विद्यालय है और एक प्राथमिक विद्यालय है। दोनों का हाल जो है बहुत खराब है। क्योंकि आप जब स्कूल पे जाइएगा तो वहाँ के शिक्षक, कुछ शिक्षक जो हैं अपना दस्तखत तो बना लिए, लेकिन उनको स्कूल में नहीं पाइएगा। एक प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ का तो और स्थिति खराब है कि अगर थोड़ा सा पानी हो जाए तो आप वहाँ जा नहीं सकते हैं। प्रत्येक सालाना जो रख रखाव के लिए जो भी पैसा आता है वो उसके पॉकेट में चला जाता है, शिक्षक के पॉकेट में चला जाता है। क्योंकि वहाँ के जो समिति, एजुकेशन का जो कमेटी बैठता है उसमें, हाँ, वहाँ का जो कमेटी, वहाँ के जो शिक्षक हैं, तो उस शिक्षक भी दबंग ही टाइप के परिवार से आते हैं। अच्छा, इसलिए भी उनका विरोध नहीं होता है, ये जो करता है वही चलता है। एक बार तो ऐसा हुआ कि जिस समय में मैनुअल बढ़ता था, क्या कहते हैं, छात्रवृत्ति की पैसा, इस सारा का सारा पैसा गोल कर दिया। अब जब वहाँ पे पूरे ग्रामीण की जब बैठक हुई तब जाकर के कुछ व्यक्ति को उन्होंने पैसा दिया। हाँ, विद्यालयों में TC के नाम पे बच्चों से लूटना 200, 300, 500 रुपया, और शिक्षा माफिया कह सकते हैं। मिड डे मील में हो चाहे खाना, ये सब। मिड डे मील में क्या होता है, आज वहाँ पर अगर 100 विद्यार्थी आता है तो उसका 300 आदमी का बनता है। ऐसा है, वैसा होता ही है। मिड डे मील तो सरकार को अविलंब बंद कर देना चाहिए किसी भी सूरत में। जो पैकेट की अगर व्यवस्था जो हम सुन रहे हैं, अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाती है तो अच्छा रहेगा। कम से कम इतना तो लूट नहीं होगा। जी, इतना लूट नहीं होगा। सरकार तो मान लीजिए पैसा पठाता है, लेकिन ये जो पंचायत के कुछ लोग हैं जिन पर हम लोग भरोसा करते हैं, वही अगर सही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से पहुँचेगा योजना? सही बात है कि सबसे पहले लोग अपने अधिकार को नहीं जान पाते हैं। कुछ लोग जो अधिकार को जान भी पाते हैं तो उनको दबा दिया जाता है। कोई अपना ताकत दिखा करके उसको दबा देता है, तो कुछ लोग उसको पैसा दे करके दबा देता है। लेकिन मेरा कहना है कि जनता जब तक जागरूक नहीं होगी, सत्ता जब सही हाथों में अगर नहीं आएगा, तो उसी तरह जनता देखते रहेगी और मुखिया मालामाल होते रहेंगे। पंचायत में जो RTPS काउंटर बोलें या फिर पंचायत सरकार भवन, वो है कि नहीं आपके? पंचायत सरकार भवन है, जबकि हर जगह, हर पंचायत में ये चालू हो गया है। भरचौरा पंचायत ही एकमात्र वैसा जगह है कि अभी तक लोग देख भी नहीं पाया कि वहाँ पे कौन काम करने वाले हैं, कहाँ पे काम होता है। एक दिन गया तो देखा कि वहाँ पे चालू है, केंद्र चालू है। लेकिन भरचौरा में मैंने 2 दिन 3 दिन वहाँ पे गया, लोगों को कहा
कि आपको अपने पंचायत में ही जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बन जाएगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगा। आप उस केंद्र पर जाए, लेकिन वहाँ पे लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ पे तो कोई है ही नहीं। वहाँ पे तो सारा सिस्टम वगैरह जो है नहीं, वहाँ पर भी नहीं है। अब सिस्टम भी कहाँ चला गया है उसका भी पता नहीं है। यानी कि पंचायत सरकार भवन जो है सो मतलब अभी खुल गया है, लेकिन वो चालू नहीं है। खुल तो गया है, ये चालू भी है, लेकिन वहाँ पे लोग बैठते नहीं है, मुखिया नहीं बैठते हैं। सबसे पहले जब तक मुखिया वहाँ नहीं बैठेंगे तो उनके पदाधिकारी कैसे बैठेंगे वहाँ पे। तो ये तमाम जो मैंने अभी क्षेत्र दिए हैं, आपको मौका मिलता है इन सभी में जो गड़बड़ियां हैं उनको आप सुधारने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले कि मैं आज तक जनता का ही लड़ाई लड़ते आया हूँ। जब तक मेरा जनता का अगर विकास नहीं होगा तो मेरा भी विकास नहीं होगा, क्योंकि जनता सर्वोपरि है, जनता का काम होना चाहिए। उनके लड़ाई को अगर हम जब तक बुलंद नहीं करेंगे, उनके आवाज़ को बुलंद अगर नहीं करेंगे, उनके बच्चा को अगर शिक्षा नहीं मिलेंगे, उनको सड़क की सुविधा अगर नहीं मिलेंगी, उसकी स्वास्थ्य की अगर सुविधा नहीं मिलेंगी, तो इसलिए अगर हमको वोट दे करके उनको क्या फ़ायदा होगा। वोट तो इसलिए देगा कि उनको अगर हम वोट देते हैं तो कल ये मेरा रक्षा करे, मेरे पंचायत का विकास करे, इसीलिए हमको वोट देंगे। मैं वादा करता हूं कि जिन वचनों के साथ मैं जनता से वादा कर रहा हूं उन पर खरा उतरूंगा। लेकिन फिर मैं जनता के बीच में कहना चाहता हूं, आपके मीडिया चैनल से भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर उस पर मैं खरा नहीं उतरा तो मैं अगले चुनाव हो, मैं जनता के बीच में वोट मांगने के लिए क्या, मुंह दिखाने के लिए मैं जनता के पास नहीं जाऊंगा। पहला चुनाव जब कोई लड़ता है तो वो उम्मीदों पे लड़ता है, हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जब आप दूसरा चुनाव लड़ते हैं तो आपको अपने बीता हुआ जो 5 साल है उसका कार्य दिखाना पड़ता है, उसी की उम्मीद पे आप लड़ेंगे। तो मुखिया में ये समझ लीजिए कि अभी तक ये नहीं जीते हैं, तो अभी तो शायद आप लोगों को इनका विजन या जो भी इनका विचार है, व्यक्तित्व है, शायद इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों ने समझ पाया होगा। मैंने हर सवाल इनसे किया है, तो इनका जो भी विज़न है वो आप लोगों ने क्लियरली सुन लिया होगा। बाकी अगर ये जीतते हैं तो इन्होंने जैसे अगले बार का कहा है, तो वो तो इनका जो कार्यकाल रहेगा 5 साल में ये लूटेंगे या क्या करेंगे, उनके उम्मीद पे ही 5 साल बाद जनता जो है वो फैसला करती है। लेकिन एक सवाल सर, कि राजनीति में किस लिए आए हैं? पैसा कमाने के लिए? कुछ लोग ये भी होता है कि मुखिया हैं, बहुत पैसा है, चलो इसी में लड़ते हैं। तो आप क्या अनिल सहनी मतलब वही चाहते हैं क्या? 4-5 करोड़ बताना चाहता हूँ कि भगवान की कृपा से मुझे कुछ कमी नहीं है। मेरे पास पक्का की मकान है, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, 4 चक्का की भी गाड़ी है, 2 चक्का की भी मोटरसाइकिल है, बेटी भी नहीं है जो उसका शादी करना है। अच्छा। मेरा एक उद्देश्य है कि मैं जनता को ये दिखा दूं कि मुखिया किसको कहा जाता है, आदर्श पंचायत कैसे बनाया जाता है, कि अगर मैं आज अपने जनता को अगर खुश कर पाया तो कल मैं विधानसभा का भी चुनाव लड़ सकूं, जिला पार्षद का चुनाव लड़ सकूं। इसलिए मैं जनता को यह दिखाना चाहता हूं कि अगर मुखिया चाहे तो हर कुछ कर सकता है, उसमें इतना ताकत है। अगर मुखिया को आप प्रधान कहते हैं, मुख्य कहिए, मुख्य अगर पंचायत का जो मुख्य होता है, अगर ये चाहे तो हर कुछ कर सकता है, उसमें हिम्मत और हौसला होना चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि हम जो भी है अपना दायित्व से हम अभी ऊपर आ चुके हैं, और हम जो है जो मेरा अब जिम्मेदारी हो पंचायत के लिए मैं अपना रखूँगा और पंचायत के लोगों का सेवा करूँगा। मुखिया मतलब पंचायत का मुख्य सेवक कह लीजिए। सबसे बड़ा मेरे ख्याल से कोई दबंग या कोई हुड़दुंग नहीं होता है। मुखिया मतलब उस पंचायत का सबसे मुख्य जिम्मेदार व्यक्ति, जो उस पंचायत के सभी वार्डों, सभी समुदायों के लिए एक जननायक कह लीजिए, सबसे आगे रहने वाला, समस्या हो या कुछ भी हो तो सबसे आगे रहने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन अब धीरे धीरे मुखिया लोगों ने जो है अपना गरिमा घटा लिया है, जिसकी वजह से अब मुखिया जी का वो सम्मान नहीं होता है जो कि 2000 के दशक में या उससे पहले के दशकों में होता था। तो इस इंटरव्यू के ज़रिए मैंने अभी उषा देवी पति अनिल कुमार सहनी, मुखिया उम्मीदवार ग्राम पंचायत राज भटचौरा के साथ मैंने बातचीत की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को इसमें कोई कमी लग रही है तो आप, या कोई ऐसा लग रहा है यहाँ के पंचायत के लोगों को कि हाँ दिग्विजय जी आपने ये सवाल नहीं किया इनसे, तो आप पर्सनली भी इनसे मिल सकते हैं। यदि आप इनसे बड़े हैं तो बिल्कुल इनसे पूछिए, हाँ बुआ ये बता। अगर इनसे आप छोटे हैं तो बिल्कुल पूछिए, हाँ चाचा, हाँ ये भैया, हाँ जो भी, मुझे ये बताइए, और ये अवश्य बताएंगे जो भी आपसे लोग पूछेंगे सब। सबसे पहले तो मैं पंचायत के जितने वासी हैं, 20 वर्षों से मैं राजनीति करते आ रहा हूं, हम अपने बारे में अच्छे कह देंगे या बुरा कह देंगे, सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं। किसी को कुछ भी पूछना हो आप फ़ोन 24/7 उठा, मेरा फ़ोन 24 घंटा खुला रहता है। किसी को आवश्यकता पूछने के लिए ही नहीं,
जिन किसी को अगर किसी तरह की भी आवश्यकता होती है तो 24 घंटा उनके लिए मेरा सेवा रहता है। पूरे पंचायत में सभी लोग जानते हैं कि अनिल को अगर 12 बजे रात में अगर बुलाएंगे तो अनिल सहनी वहाँ पे पहुँचेंगे। जनता के काम के लिए हो या पर्सनल किसी का काम हो, उसमें भी हम तत्पर तैयार रहते हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है जनता का सेवा। इनका ये ऑफिस है, इनके घर पे आइए, जब भी आप आएंगे ज़रूर इनको जो भी समस्या है वो सॉर्ट आउट करेंगे। लास्ट में मैं चाहूँगा कि अनिल कुमार सहनी जी से इस वीडियो को ख़त्म करते हुए आपके मन में जो भी कुछ है, अगला चुनाव तो आप लड़ने वाले हैं, वो भी कहते हुए अपने भटचौरा पंचायत के तमाम जनता मालिकों को प्रणाम करते हुए इस वीडियो को ख़त्म कीजिए। भटचौरा पंचायत के तमाम मतदाता मालिक का मैं अभिनंदन और वंदन करता हूँ, दुआ और सलाम करता हूँ। जो सबसे पहले मैं अपने पंचायत के माता और बहन, उनको भी मैं नमन करता हूँ जो एक बार कम से कम मुझे मौका दे, और मैं आपका बेटा बन करके आपके बीच में आया हूँ और बेटा बन के ही आपके बीच में रहूँगा। मुखिया बनना मुझे नहीं है, आपका बेटा बनना मुझे पसंद है। वही बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल कुमार सहनी जी।